व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर इज, थोड़ा सा मैंने गाइडेंस के लिए आपके लिए किसी को बुलाया है जो आपको थोड़ी सी गाइडेंस यहाँ पर दे पाएगा आगे की। तो ग्रुप 1 ओवर होने की कगार पर आ गया है, बड़ी जल्दी फिनिश होने वाला है। ग्रुप 2 आपका कुछ कुछ स्टार्ट हो गया, कुछ बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो जो ये ट्रांजिशन जा रहा है इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए, कैसे आपको क्लासेस पैक करनी है, कैसे आगे की तैयारी करनी है, कैसे क्या रिवीजन प्लान करनी है, तो उसके लिए बेटा मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया है। ही वॉज अ रैंकर, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट आया था उसमें ही नेल्ड अ रैंक। तो जनवरी का तो अभी रिजल्ट नहीं है, सितंबर का जो रिजल्ट था सितंबर में उनकी रैंक आई थी। सितंबर में कोइंसिडेंटली हमारी किस्मत इस मामले में अच्छी थी कि जो AIR 14 था उस पर हमारे पास हैट्रिक थी। मतलब 3 बच्चे AIR 14 थे, तीनों हमसे बड़े होते, तो 3 AIR 14 थे। उसमें से आज एक स्टूडेंट को मैंने बुलाया है, तो ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 14। तो बेटा कोई छोटी बात नहीं होती कि CA का जो पेपर लिखा गया है पैन इंडिया लेवल पर, उसमें से 14th रैंक उनकी आई है। एंड द बिगर पार्ट इज कि रैंक एम करने के साथ साथ उन्होंने जस्ट अभी डेलॉयट का इंटरव्यू क्रैक किया है, एंड दैट इज टू इन द फील्ड ऑफ M&A टैक्सेशन। ये वो फील्ड होता है बेटा जिसमें जल्दी से आर्टिकलशिप मिलती नहीं है, ठीक, उसके अंदर आर्टिकलशिप की अपॉर्चुनिटीज आती ही नहीं है। टैक्सेशन इज दैट फील्ड, एंड टैक्स में भी M&A टैक्स का डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं, ये नेल करना आसान नहीं होता। अब मुझे भी नहीं पता कि भाई ने कैसे वो डिलॉयट का टैक्सेशन का ये इंटरव्यू अवेल किया, कैसे क्लियर किया, मेरी उस पर बहुत डिटेल में बात नहीं हुई। बस इतनी बात जरूरी थी कि हाँ सर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो आर्टिकलशिप डिलॉयट में पक्की हो गई है। तो आई एम श्योर कि इस पॉइंट को लेकर भी आप सबकी काफी क्यूरियोसिटी रहेगी कि बिग फोर के आर्टिकलशिप के लिए क्या क्या चीजें मायने रखती हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। तो वो सब चीजों को ही गाइड करने के लिए आज संयम हमारे साथ यहाँ पर आए। सो बिग हैंड फॉर संयम, प्लीज संयम आ जाइए एक बार। तो कैसे वो रैंक ला पाए, कैसे डिलॉयट का ये इंटरव्यू नेल किया है, चलिए बस बस पीछे से चलिए संयम, ओवर टू यू, जस्ट गिव मी सेकंड। हाय गाइस, कैसे हो? चल रही है पढ़ाई? चल रही है ना? कहीं क्लासेस ही चल रही हो बस? नहीं पढ़ाई तो दौड़ रही है, ये पता नहीं साथ साथ दौड़ पा रहे हैं। हमारा भी ऐसा ही था। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेट संयम। कुछ सवाल है जो मैंने थोड़े बहुत बना रखे हैं वो मैं संयम से पूछ लेता हूँ, फिर संयम अपनी तरफ से जो ऐड ऑन करना चाहेगा वो बताएंगे, फिर लास्ट में आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछना। आपका सितंबर अटेम्प्ट था ना संयम? हाँ जी सर। तैयारी आपने कब स्टार्ट करी थी CA इंटर की? सर एक्चुअली मेरा मई अटेम्प्ट था, ओके बट फैमिली में थोड़ा सा मेरे को काम वाम हो गया था, तो फिर हम्म। मैंने सितंबर में शिफ्ट किया था, और बीच के जो 4 महीने थे आप कह सकते हो वो मैंने ना क्लासेस नहीं ना पढ़ाई की, तो वो ओके 4 महीने वेस्ट ही हो आपने गए थे। फाउंडेशन कौन सा अटेम्प्ट दिया था? फाउंडेशन मैंने दिया था जून 23। जून 23 आपने फाउंडेशन दिया था, ओके। तो आपका जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट पढ़ने वाला था वो मई 24 पढ़ने वाला था, मई 24 तो आपने उसको डेफर करके सितंबर पर शिफ्ट किया। हाँ ओके, अगर आप मई 24 देना चाह रहे तो क्या पॉसिबल था आपके लिए सर, या बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं था? टाइम कम बचा था मेरे पास, क्योंकि एक तो मेरी क्लासेस लेट हो गई थी। ओके मैं भी कोई अलग नहीं था, मैं भी ढीला पड़ गया था। ठीक है। तो क्लासेस मेरी लेट हो गई थी, और थोड़ा फिर घर पे मेरे को ना काम वाम हो गया था। पर क्या रैंक का विजन क्लियर था कि अगर सितंबर शिफ्ट कर रहे हो तो रैंक निकालनी है? हाँ सर, सितंबर में जब अगर वो रैंक नहीं क्लियर था, आती तो दिक्कत हो जाती। ओके सितंबर में मेरे को रैंक चाहिए थी, बट आई बिलीव कि अगर मैं थोड़ा मई में थोड़ी मेहनत करता ना, तो मेरे पास तब भी आ जाती रैंक। ओके। हो तो सकता थोड़ा है। सा बताओ सबसे पहले तो आपका क्या स्टडी पैटर्न रहा और कहाँ क्या मिस्टेक हुई, ताकि बच्चे ना करें। स्क्रीन लगा देना बताता हूँ। प्लीज। एक तो क्या हुआ कि सबसे पहले मेरे को ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। मैं यहीं पर आता था लक्ष्मी नगर, दूसरा सेंटर होता था तब। तो मेरे को दिन में 3 साढ़े 3 घंटे ट्रैवलिंग टाइम लग कहाँ से जाता था। आते थे सीएम आप? नांगलोई, अच्छा वेस्ट ओके वेस्ट दिल्ली में पड़ता है। सो मेरे को 3 साढ़े 3 घंटे ट्रैवलिंग टाइम लगता था। दैट वाज़ माय बिगेस्ट मिस्टेक कि मैंने अपना इतना टाइम किल कर दिया। ओके, अगर इतनी दूर आ रहे हो आप, तो या तो पीजी ले लो, या फिर आप उसमें ऑनलाइन शिफ्ट हो जाओ। इतनी दूर फिर बनता नहीं है। मैं 2 सब्जेक्ट्स के लिए आता था सिर्फ, बाकी सारे मेरे ऑनलाइन थे। और इसकी वजह से फिर मैं ऑनलाइन भी अपना कम ले पाता था, क्योंकि थक जाता है बंदा, लेट पहुँचता है घर पे, और फिर थोड़ा आलसी भी होता ही है। तो मैं इसलिए अकाउंट्स की क्लास जो मेरी थी वो ऑनलाइन थी, तो फिर मेरी वो है ना काफ़ी लेट पूरी हुई थी। और उसके ओके बाद जो मेरा जस्ट सेकंड सॉरी ग्रुप टू था। स्टॉप यू। जून 23 में आपने पेपर दिया होगा, आई गेस अगस्त में जो बैच स्टार्ट हुआ था वो आपने एनरोल किया होगा ना? हाँ सर, 10th अगस्त। ओके। तो अगस्त के अंदर हमारे एक बैच स्टार्ट हुआ था ग्रुप 1 का, तब आपने एनरोल किया था, तो उसमें आप कह रहे हो 2 सब्जेक्ट आपने फेस टू फेस चलाए थे, एक आपने वर्चुअल चलाया था। हाँ एंड ग्रुप 1 कब तक पैक किया फिर आपने? सर, ग्रुप 1 मेरा अकाउंट्स जो है ग्रुप 2 के साथ ही पूरा हुआ था। अच्छा अकाउंट्स ग्रुप 2 के साथ पूरा, अच्छा इस क्लास में भी है कुछ बच्चे ऐसे जिनको लग रहा है ग्रुप 2 के साथ ही अकाउंट्स पैक होएगा? चलो यहाँ पे भी थोड़े थोड़े बच्चे तो हैं। ओके अच्छा हो गया, वेरी गुड। सो उसके बाद जो मेरा ग्रुप 2 था वो रिलेटिवली थोड़ा नहीं आती। उसके बाद ग्रुप 2 जो था वो रिलेटिवली थोड़ा हल्का होता है, तो इसलिए फिर वो ना टाइम से पूरा हो गया था। आप कह सकते हो कि मेरे एग्ज़ाम से मुझे 2 महीने मिले थे पढ़ाई करने के लिए। आपकी सारी कोचिंग्स कब तक रैप अप हुई थी ग्रुप 2 की भी? ग्रुप 2 की तो टाइम टू टाइम हो गई थी वो। तो अगस्त 2 में महीने कह लो आप, 2 महीने में। अच्छा 2 महीने में पूरा ग्रुप 2 रैप अप कर दिया था 2, आपने? हाँ, 2 ढाई महीने में। तो आप क्या ग्रुप 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगस्त में बैच जो स्टार्ट हुआ था सितंबर हुँ। अक्टूबर, बाय दिसंबर आपका ग्रुप 1 रैप अप हो गया होगा? ग्रुप 1
सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में नवंबर, हाँ दिसंबर आपने एंड तो तक। 19 नवंबर को बैच खत्म हाँ कर दिया था। लॉ का तो 9 नवंबर में हो गया होगा, हाँ, टैक्स वगैरह दिसंबर तक रैप अप हो गया था, टैक्स का फिर 15 दिसंबर को पूरा हो गया था। एंड अकाउंट्स आपका ग्रुप 2 के साथ साथ अकाउंट्स चल रहा थोड़ा था। डेफर होता रहा। एंड ग्रुप 2 फिर आपने जो स्टार्ट किया था वो कब तक रफली रैप अप किया था? ग्रुप 2 आप कह सकते हो फेब एंड तक, फेब एंड या फेब 10th एंड। मार्च तक। चलो मिड मार्च पकड़ लेते हैं, मिड मार्च हुँ, तक हम मान लेते हैं आपने अपना पूरा ग्रुप 2 एंड हाँ, ग्रुप 1 अकाउंट्स का रैप अप कर दिया हाँ, होगा। तो उसके बाद क्या था मेरा, अगर मैं मई में अटेम्प्ट देता तो मेरे पास तब भी कितना टाइम था, मार्च एंड अप्रैल, डेढ़ महीना मिलता आपको। 2 महीना था आराम से, हम्म। ठीक है? बट जो भी है फिर मेरे को डेफर करना पड़ा, तो उसके बाद बीच में मैंने 4 महीना पढ़ाई नहीं की थी, तो मैंने इफेक्टिवली पढ़ाई तो 2 महीना ही की है। उसके तो बाद ये मैंने टाइम पढ़ाई कहाँ करनी के थी। हुआ ये मैं जानना चाहूंगा। सर घर पे थोड़ा काम-वाम था, घर बन रहा था, उसके बाद जागरण था एंड मुहूर्त ओके, वगैरह, फैमिली कमिटमेंट्स यहाँ और पे। हाँ सर, उसी वजह से। ओके। तो फिर क्या हुआ कि जुलाई एंड अगस्त में मैंने पढ़ाई की थी, सितंबर में मेरे पेपर थे, ठीक है? 3 जुलाई को मुझे ध्यान है मैंने अपना स्टडी प्लान बनाया था और फिर मैंने पढ़ाई की थी। तो ओके। ये था सर, 2 तो महीने में मतलब मैंने, कहीं ना कहीं हमारा अप्रैल में थोड़ा सा स्पॉइल यहाँ पर हुआ, अप्रैल में जून हाँ, ये तीन अप्रैल, मई, महीने जून, नहीं बिल्कुल। मैनेज हो पाए थे। ओके ठीक है, तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने आपने रिवीजन करी। हाँ, एक्चुअली इसकी वजह से आप देखो तो अगर मैं मई में अटेम्प्ट देता, तो मैं अपना फाइनल दे पाता मई 27 में। अब हम्म। क्योंकि फिर मैंने डेफर किया था तो मैं नवंबर 27 में दे पाऊँगा। तो ये ओके 3-4 महीने नहीं, 6 महीने डिले हो गया मैं। कोई नहीं सेम आई हुँ, गेस सितंबर में जो रैंक निकाली और इंटरव्यू क्रैक किया दैट बैलेंस्ड इट आउट, पर चलो हाँ, एटलीस्ट आपको एग्ज़ैक्टली। रियलाइजेशन है, तो रियलाइजेशन होना बड़ा जरूरी है कि बड़ा 3 महीने का कॉस्ट हाँ, बहुत ज्यादा पड़ सकता है, तो फाइनल आपका 6 महीने से डेफर होता है। चलो टाइम मत वेस्ट करना बस कभी भी। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, लॉ का भी काफ़ी सिलेबस रहता है आपका। अभी मतलब आप स्टार्टिंग फेज़ में हो, ये आपका ईज़ी फेज़ है। आप बेशक सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के क्लासेस ले रहे हो, 10 घंटे क्लासेस ले रहे हो, घर पे जा रहे हो, बट ये आपका ईज़ी फेज़ है। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन में जाओगे, सेल्फ स्टडी में जाओगे, तब आपको पता लगेगा कितना हार्ड है। तो आप अगर अभी अगर थोड़ा हार्ड पुश कर लो अपने आप को, अभी थोड़ा घर पे पढ़ लो, अभी साथ के साथ रिवाइज़ कर लो, तो आपको बाद में ईज़ी हो जाएगा। एंड रिवीजन कितनी करवाए थे सही हम आप 3 महीने में? सर 2 महीने, 2 महीने, चलो ओके 2 महीने रिवीजन में। सर मैंने 2 तो ही की बिल्कुल थी। क्या मार्च अप्रैल में ये मई जून पढ़े ही नहीं थे क्या नहीं सर, बिल्कुल? बिल्कुल भी नहीं, किताबें बिल्कुल भी साइड हो गई थी नहीं। बिल्कुल? किताबें साइड हो गई थी। ओके दैट वाज अ बोल्ड मूव, तो थोड़ा, 2 ही महीने पढ़े थे एक तरह हाँ, से, और कितनी थोड़ा रिवीजन आप कह करवाए सकते थे? हो मेरी भी वीकनेस थी। यानी वो अनडाउटेडली उसमें कोई डिनायल नहीं है एक बारी मोमेंटम टूट जाए फिर मेरे को टाइम लग गया था वापस बनाने में। ये तो है बेटा, अगर आपका स्टडीज का मोमेंटम एक बार ब्रेक होता है तो रिज्यूम करना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो गैप कई बार बढ़ता जाता है। चलो एनीवेज जैसे फिर 2 महीने में रिवीजन कितनी कर पाए थे? 2 महीने में सर आप कह सकते हो मैंने 2 रिविजन्स करी थी और फिर एक पेपर के टाइम पे जो दो 1 एंड रिवीजन हाफ डे करी थी होती और है। एक हाँ, पेपर से पहले, तो वही हाँ, 2 रिवीजन आपकी टेक्निकली हो पाई हाँ, थी। हाँ, हाँ, फिर एक ओके पेपर। चलो गुड, ये तो ये सब स्टोरी मेरे को भी नहीं पता थी, आज ही पता चल रही है। ये मेरे सर लिए से मिला ही सरप्राइज है, पर आज ही चलो हुआ था। मतलब इसका मतलब है कि कोचिंग्स अच्छे से करी होगी तभी 2 रिवीजन के साथ आप चीजें मैनेज करके यहाँ पर रैंक भी निकाल पाए। हुँ, तो ये तो चलो स्टडी पैटर्न की थोड़ी सी जो बातें मेरे को पूछनी थी मैंने पूछी, थोड़ा सा आर्टिकलशिप के बारे में बताओ फिर। सर एक बारी थोड़ा स्टडी बता देता हाँ हूँ। स्टडी, और चलो बिल्कुल, तो क्या हुआ, ओवर टू एक यू। तो जैसे मैंने आपको बताया, नहीं, नहीं, मेरे को बैटिंग ओके करनी है। ओके। एक तो जो मैंने आपको बताया क्लासेस के साथ आप काफ़ी एक्टिव रहना। सर को मेरा फेस ध्यान था हमेशा से, सर को नाम नहीं पता था मेरा क्योंकि मैं क्लासेस में काफ़ी डाउट्स पूछता था, काफ़ी आंसर देता था। ठीक है? तो आप क्लासेस के टाइम पे बिल्कुल एक्टिव रहना। आप कोई भी चांस मिस नहीं करना है। जैसे मैं, सर काफ़ी बार आगे भी बुलाते थे, मेरे को हमेशा से ये था कि मैं कभी आगे नहीं आया। सर ने आज आगे बुला लिया, आज हो गया पूरा। तो क्लासेस के टाइम डाउट्स पूछना, आंसर्स करना, कोई भी मौका मिस मत करना, सबसे आगे शाइन करना, ठीक है? उससे क्या होगा आपके माइंड में इन द बैक वो जो भी पढ़ रहे हो आप वो चलता रहेगा ताकि आप नए-नए क्वेश्चंस लेके आओ। ठीक है? क्लासेस के टाइम एक्टिव रहना, इसका आपको रिवीजन में पक्का दिखेगा। जैसे कि मैंने अगस्त में बैच लिया था सर, उसके बाद मैंने पेपर अगले सितंबर में दिया है, 1 साल से भी ज़्यादा बार दिया है। लेकिन मुझे बिना रिवीजन किए भी काफ़ी सारे प्रोविज़न्स ध्यान थे क्योंकि मैंने क्लासेस ध्यान से ली थी। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आपको क्लासेस ध्यान से लेनी है। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट रिवीजन की थी वो काफ़ी डेडिकेटेड, काफ़ी डीप में की थी। उसमें मैंने अच्छा टाइम लगाया था, इसलिए मुझे सेकंड रिवीजन के टाइम ना इतना ध्यान देना पड़ा, ना मुझे इतना टाइम लगा। लगभग वो कितना समय लगा आपको फर्स्ट रिवीजन में? सर फर्स्ट रिवीजन में यू कैन से 2 महीना मैंने टोटल पढ़ाई किया है, तो फर्स्ट रिवीजन में मेरे 40 दिन लग गए होंगे, ओके टोटल मिला 40 दिन के में पहली रिवीजन हो 40-45 पाई थी, दिन फर्स्ट 20 दिन रिवीजन में। फिर सेकंड रिवीजन को दिया हाँ, आपने। हाँ। ओके। डायरेक्ट 50% या उससे भी कम टाइम लगा था फिर सेकंड रिवीजन में, और थर्ड में फिर हो ही गया था। और मैं वैसे लॉ की बताऊँ स्पेसिफिकली तो मैंने कैसे की थी, मेरी क्रोनोलॉजी चलती थी। सबसे पहले मैं सर की मैराथन देखता था। वहाँ से मेरी क्या है रिविजन्स हो जाती थी, मुझे क्लासेस लिए भी काफ़ी टाइम हो गया था, 1 साल हो गया। तो मैं सर से सबसे पहले हर चैप्टर की मैराथन देखता था। जैसे फर्स्ट चैप्टर की मैराथन देखी, उसके बाद फिर मैं बुक पे जाता, हर एक सेक्शन पढ़ता, सर सेक्शन के नीचे सर ने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो फिर मैं क्वेश्चन मन से ट्राई करता कि मेरे को इनका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। उनका आंसर हाइड करके, कई के नीचे आंसर्स भी लिखा हुआ है, तो आंसर हाइड करके मैं अपना देखता कि मैं ये प्रोविज़न टेस्ट करता अपना ही, कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। ऐसे करके एक-एक सेक्शन करके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस भी हो गए, उसके बाद फिर एमसीक्यू बुकलेट। फिर एमसीक्यू अटेम्प्ट करता था पूरे चैप्टर के इकट्ठे, वो तो सेक्शन सारे वाइज़ नहीं। एमसीक्यूज कर पाए थे आप फर्स्ट रिवीजन में हाँ पूरी सर। अच्छा पूरी एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करी थी मैंने आपने? सारी बुक्स पूरी कंप्लीट कर दी थी। ओके। सारे एंड क्वेश्चंस जब एमसीक्यू। आप रिवाइज कर रहे थे आपका बेस मेन बुक रहा था या कॉम्पैक्ट बुक रहा था? सर कॉम्पैक्ट बुक आप कह सकते हो सेकंड डिवीजन में रहा था, फर्स्ट में सिर्फ मेन बुक ही।
और जैसे कि एमसीक्यू कर रहा हूँ मैं, जो मेरा थर्ड स्टेप था एमसीक्यू कर रहा हूँ, उसके पहले अगर मुझे कॉम्पैक्ट में एक बार नज़र मारनी है तो मार लूँगा, वरना फिर डायरेक्ट एमसीक्यू अटेम्प्ट करके उसके बाद भी एक और स्टेप है, जो आप टेस्ट देते थे हर चैप्टर के, तो फिर मैं वो भी अटेम्प्ट करता था, वो भी खैर मन से ही करता था, लेकिन क्योंकि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस कम थी तो उसमें से मैं हर चैप्टर में से 2 या 3 आंसर निकाल के उनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करता था और बाकी फिर अपना टेस्ट करता था कि हो रहा है, नहीं हो रहे, सॉल्व आंसर सही आ रहा है। जैसे राइटिंग प्रैक्टिस भी फिर ज़रूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। तो मैंने कम करी थी, सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन करे, या कितने 15 चैप्टर है? हाँ, 15 15 चैप्टर्स चैप्टर्स हैं, तो हमारे, मैंने बिल्कुल। अराउंड 30-35 क्वेश्चंस लिखे थे एंड बस। क्लास के साथ-साथ टेस्ट वेस्ट किए थे? क्लास के साथ-साथ शुरू-शुरू में किए थे, जो शुरू-शुरू में, बाद में शुरू-शुरू का रेगुलर। जोश है जो, बाद में ठंडा हो गया था। बच्चे कह रहे तो हमारी वाली स्टोरी लग रही है। अच्छा, ओके। चलो गुड। तो लॉ की स्ट्रेटेजी वाइज थी, आपने 2 हाँ, रिवीजन करके फिर पेपर से पहले हाँ। डेढ़ दिन के अंदर पूरा लॉ कंपाइल हो पाया था? हाँ सर, बिल्कुल आराम से हो हो गया गया था। था, पूरा सिलेबस आपने रिवाइज़ कर लिया था। आप कह सकते हो मैंने पेपर वाली मॉर्निंग तो पढ़ा ही नहीं था, और ना ओके। जो पिछला क्या बोलते हैं, अकाउंट्स, हाँ। अकाउंट्स के बाद भी नहीं पढ़ा था, मतलब कि वो जो बीच में 1 दिन था उसी में कर लिया था। अच्छा, वो पढ़े क्यों नहीं वैसे, नालायक? अच्छा, ऐसे ही रिलैक्सिंग। तो एक ही दिन के अंदर आपने पूरा उस एक दिन की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही स्पेसिफिकली पूरा सिलेबस कवर करने के लिए? कुछ सर वीक पॉइंट्स थे, जैसे मुझे अदर लॉ थोड़ा कम आता था, तो मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि कंपनी एक्ट तो बहुत प्यारा लगता था, वो तो ज़रूरत ही नहीं थी रिवाइज़ करने की। ठीक है, एलएलपी भी थोड़ा ट्रिकी लगता था, जो सेकंड बुक है वो थोड़ी ट्रिकी लगती थी, तो मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो अच्छा, उस कंपनी एक दिन में आपने ज़्यादा फ़ोकस उस पे रखा और हाँ उसमें आप सर, मेन बुक उठा रहे थे कॉम्पैक्ट? उसमें मेन बुक ही सर। अच्छा, मेन ओह बुक ही सॉरी, उठाई थी। कॉम्पैक्ट अच्छा, बुक ही सर, कॉम्पैक्ट ही उठाई थी, साथ में कॉम्पैक्ट बुक। मैराथन वगैरह भी रेफर करी थी लास्ट के दिन? नहीं, नहीं, तब ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, सिर्फ कॉम्पैक्ट देखा था तब आपने। क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है, अगर आपको जो आता है, उस डेढ़ दिन में क्या होता है, आपको जो आता है ना, आपको सिर्फ वही रिवाइज़ करना था। अगर आप कुछ न्यू एडिशन करने जाओगे, तो पुराना भी चला जाएगा। उसमें जो आपको आता है, सिर्फ उसी को परफेक्ट करो। एंड एक और चीज़, क्लास का मटेरियल टेस्ट दिन के अलावा लॉ के लिए आपने कुछ रेफर किया हो? नहीं, नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं? नथिंग। लेटेस्ट कोई आरटीपी एमटीपी वो सब देखी थी या वो भी नहीं? अ, आरटीपी सर आपने कराई थी? हाँ, मैंने प्रैक्टिस की थी थोड़ी बहुत, ओके। लेकिन वो कोर्स में की थी मैंने, नहीं लॉ में बट कुछ भी नहीं अदरवाइज किया। कोई स्टडी मैट या अलग से कुछ और रेफर नहीं करना नहीं, पड़ा? नहीं, आईसीएआई के पोर्टल पे मैंने थोड़े एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट किए थे, पर उसमें मेरे को दिखा काफ़ी गलतियाँ थी, तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। ओके। चलो ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं पढ़ाई की जर्नी रही। हुँ। एंड पेपर के जस्ट बाद फिर क्या किया, वो जो आपका एक डेढ़ महीने का टाइम था उसमें कुछ प्रोडक्टिव सर किया या एक चिल किया? नहीं, क्या हुआ कि 22nd को हमारा लास्ट एग्ज़ाम था, राइट। और मैंने 23rd से ही ओसीआईटी आपको पता है? तो मेरा 23rd से ही ओसी शुरू चलो, हो गया दैट इज अ था। वेरी वाइज डिसीजन। वो सब मैंने आपको भी कहा था बेटा, पेपर होते ही वो स्लॉट बुक कर हुँ। लेना, वरना वो एक डेढ़ महीना के लिए होगा। जस्ट इमेजिन, जस्ट नेक्स्ट डे मेरा ओसी बुक हो गया। मुझे याद है 11th अक्टूबर को मेरा ओसी खत्म हुआ, 12th को संडे था, 13 से आईटी शुरू हो गई। 13 से आईटी शुरू हुई, 29th को आईटी का लास्ट डे था, 30th को रिजल्ट आ गया। तो एक टाइम बहुत अच्छा यूटिलाइज हो गया, बिल्कुल किल नहीं हुआ, क्योंकि अगर नहीं करी होती तो बड़ा रिजल्ट के बाद करते फिर आर्टिकल रिपोर्ट एफर होती। हाँ सर, तो इसलिए बिल्कुल। आप भी इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि पेपर होते ही, क्योंकि हर बच्चा उस समय बैच के लिए एनरोल करेगा, तो टाइमली अपना स्लॉट बुक हुँ। करके अपना ओसीआईटी निपटा लेना थोड़ा जरूरी। चलो, दैट्स अ वेरी वाइज डिसीजन। एंड फिर आई दी डे, हाउ वाज द फीलिंग ऑफ द डे? अरे उस दिन की तो क्या ही बताऊँ। नहीं, वही तो बच्चे जानना चाह रहे हैं, क्या हुआ उस दिन? एक्चुअली क्या था, 30th को रिजल्ट आ रहा है, 26th को पता चल गया था कि 30th को रिजल्ट आ रहा है। तो मैं, जैसे मैंने बताया, आईटी थी, 2-3 दिन की रहती थी, तो सब काफ़ी स्ट्रेस्ड होते थे। मेरे को भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस था, लेकिन जैसे ना मुझे पता था, थोड़ा मैं सेल्फ अवेयर था कि मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं। मुझे ये था कि मेरे ना 420 के अराउंड मार्क्स बनेंगे, 407 है मेरे मार्क्स। तो मुझे लग रहा था कि 420 के मार्क्स बनेंगे, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा टच होना, तो वही हुआ, 407 थे। अच्छा, मैंने ये चीज़ है, पेपर मत चेक करना अपने। मैंने भी नहीं किए थे, मैंने पेपरों के बाद भी नहीं चेक किए थे। मुझे जस्ट इंस्टिंक्टिवली पता था कि मेरे 407 नंबर बनेंगे, बट पेपर नहीं चेक किया हाँ, था एक मतलब भी। वही चीज कि कोई भी पर्टिकुलर पेपर आप जब देकर आते हो उसका एनालिसिस उसी समय मत करना, हुँ, क्योंकि हमारी भी वीडियोस आएंगी पेपर एनालिसिस की, पर वो सब उस समय नहीं देखनी, जब आपके सारे पेपर हो जाए तब बैठकर आप एनालाइज करो। क्योंकि अगर पेपर के जस्ट बाद उसका एनालिसिस करने बैठोगे, मिस्टेक्स पता चलेगी, वो टेंशन ही क्रिएट करता है, उससे कोई पर्पस सर्व नहीं होगा, तो वो मत करना। हुँ। गुड। एंड जब रिजल्ट आया वो दिन? तो सर जब रिज़ल्ट आया, तो मुझे रैंक तो चाहिए थी, क्योंकि रैंक नहीं होती ना, तो फिर वही होता कि अटेम्प्ट भी स्किप किया, इतना पढ़ता भी था पहले भी, और फिर रैंक भी नहीं आ पाई। आपके फाउंडेशन में मेरे ख्याल स्कोर काफी अच्छा था। हाँ सर, फाउंडेशन में मेरा 325 था। 325, ओके। ओके, सो क्या हुआ कि उस दिन 10:40 टू 10:45 के बीच में रिज़ल्ट आया था सुबह-सुबह। मैं 10:45 पे उठा था, मुझे अच्छे से याद है उस दिन, वो दिन कैसे भूलूँगा। तो 10:45 पे मैं उठा था। मैंने 10:46 पे अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन किया, और 10:46 पे ही सर का टेलीग्राम पे मैसेज आया कि भाई रिज़ल्ट्स आर आउट। तो मेरी आँख नहीं खुल रही, मैंने चेक किया, और मेरे हाथ काँप रहे हैं कि देखा मैंने 407 नंबर। अब मुझे लगा रैंक तो चली गई भई। 407 नंबर में कैसे रैंक आएगी 600 में से? ये कुछ 70% के करीब बना, 70 भी नहीं बना, क्योंकि 420 होता है 70। तो मैं कहा रैंक तो चली गई, अब मैं थोड़ा वो हो गया। फिर उसके बाद ना अलग से ऑप्शन होता है चेक रैंक करने का, वहाँ पर नहीं लिखी आती है, आपको अलग से दोबारा डिटेल डाल के वहाँ से चेक करनी होती है। फिर मैंने सोचा चलो चेक तो कर ही लेता हूँ।
कोई बात नहीं, मतलब एक नहीं आनी। मेरिट लिस्ट अलग आती है, तो आप अपना नॉर्मल रिजल्ट अलग से देखते हो, जिसको मेरिट का लगता है कि हाँ रैंक के चांस है, तो वहाँ हाँ। चेक मेरिट करके अलग से ऑप्शन होता है, वहां पर जाकर आप चेक करते हो रैंक। मेन चीज़ क्या थी, क्योंकि पिछली बार जो 50th रैंक आई थी, लास्ट रैंक वो आई थी 459 सॉरी, हाँ 459 मार्क्स पे। तो अब 407 पे तो रैंक बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही था, पता नहीं कैसे हुआ, क्योंकि इस बार रिजल्ट काफ़ी कम था। तो ये तो मुझे तो पता नहीं था सुबह-सुबह, तो मैंने किया चेक, वो दिखा रहा है 14th रैंक। अभी मुझे यकीन नहीं हो रहा, उससे पिछले दिन क्या था, आईटीटी में सर ने एक स्टोरी सुनाई थी हमें कि उनके टाइम पे कोई आईसीआई के पोर्टल पे गलती हो गई थी, रिजल्ट गलत दिखा दिया था। और मैं सोच रहा कि ये तो हो गया काम, मेरा रिजल्ट गलत आ गया, दोपहर तक ये रिवाइज हो जाएगा। तो मैंने देखी 40th रैंक, तो मैंने कहा स्क्रीनशॉट लेता हूँ, बाद में रिवाइज हो भी गया तो दिखाने को तो हो ही जाएगी। अभी सुबह पापा तब घर पे ही थे, मुझे अच्छे से याद है। पापा मुझसे कुछ जैसे कुछ रिपेयर कर रहे थे वो, तो मुझसे स्क्रू ड्राइवर मांगते। तो अभी मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं 14th रैंक देख रहा हूँ अपनी, वो मुझसे स्क्रू ड्राइवर, उनको पता नहीं था, तो मैं सरप्राइज देने वाला था, मैं केक लेके आने वाला था तब। तो अभी किसी को बता नहीं सकता था मैं। तो वो स्क्रू ड्राइवर मांग रहे हैं मुझसे, मैंने टूल बॉक्स खोला, सामने 3 स्क्रू ड्राइवर पड़े, और मैं कह रहा मुझे मिल नहीं रहा, क्योंकि क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है जैसे प्लास और पेचकस बोलते हैं हिंदी में, तो पेचकस चाहिए था उन्हें, मैं प्लास सोच रहा कि यार 3 पड़े हैं। पापा बोल रहे कि ले आ, ले आ, ले आ, ये पड़े, ये पड़े। मुझे मिल ही नहीं रहा। उसके बाद फिर मम्मी ने दिया, और मम्मी कहती क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, अभी आता हूँ बस। फिर मैं केक लेने गया था, केक लेके आया, फिर केक काटा था, सब थोड़े इमोशनल हुए एंड दैट्स इट। अच्छा, और उसके बाद मुझे दोपहर तक लग रहा है कि ये रिजल्ट मेरा नहीं है। 14th रैंक ये मेरी नहीं है, मेरी जब तक मुझे मार्केट का हाल नहीं पता चला कि रिजल्ट 5 पॉइंट या 5.5% आया, कितना आया, और सारी रैंक्स ही ऐसी आई हैं कि काफ़ी कम कट ऑफ गई है इस बारी। तो जब तक दोपहर तक मुझे ये नहीं पता चला, तसल्ली नहीं हुई, तब तक मैं सोच रहा कि ये कभी भी रिवाइज़ हो जाएगा, अब ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। तो बस वही था, थोड़ा मन में डर बना हुआ था। जब मुझे जाके पता चला कि हाँ, ये ठीक है, तो फिर मैंने सबको कॉल किया था। चलो आपको अमेजिंग। आपसे भी दोपहर में बात हुई थी मेरी। हाँ राइट, दिन में बात हुई थी। सेम सेम। चलो समय हमारे पास ज्यादा नहीं, तो फटाफट से व्हाट आफ्टर दिस आर्टिकलशिप का कैसे आपने मैनेज किया सब, वो भी फटाफट से बताओ। आर्टिकलशिप का सर ऐसे था कि मुझे चाहिए तो डिलॉयट ही थी। चारों में से मैंने डिलॉयट ही सेलेक्ट की थी कि मुझे डिलॉयट ही चाहिए। और एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर डिलॉयट? सर उसका बोला जाता है कि काफ़ी उसमें आर्टिकलशिप में ना, वो मतलब कि कह सकते हो लर्निंग ज़्यादा अच्छी है या वर्क कल्चर की वजह लर्निंग भी से? अच्छी है सर, वर्क कल्चर भी अच्छा है, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पर्क्स भी मिल जाते हैं आर्टिकल्स को। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत पता किया हुआ था, ओके। और बस मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं की थी मैंने, बस यूँ ही पर मेरे को एक चाहिए थी। प्रेफरेंस कहीं ना कहीं माइंड में हाँ, डिलॉयट हाँ, की हाँ, थी। वो ओके। थी। तो क्या हुआ कि ज़्यादा ना वैकेंसीज़ आती नहीं थी, नवंबर अटेम्प्ट ओरिजिनल होता था, तो नवंबर के बाद आती जो वैकेंसीज़ नेचुरली आती, जो नवंबर से पास आउट हुए हैं उनके लिए। तो सेप इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, वरना आर्टिकलशिप तो पहले ही लग जाती। जैसे अभी हम्म। नवंबर की जो वैकेंसीज़ आई, फिर तो उसी में अच्छा, लगी तब मेरी आर्टिकलशिप। वैकेंसीज सितंबर के रिजल्ट के बाद, नवंबर के बाद रिलीज हुई? हाँ सर, सितंबर ओके। के बाद आप कह सकते हो मतलब बिल्कुल। अक्टूबर एंड में रिजल्ट आया था, तो वैकेंसी दिसंबर के अराउंड निकली? हाँ, हाँ, बिल्कुल ओके। दिसंबर के अराउंड ही निकली, क्रिसमस के आस-पास ही निकली थी वैकेंसीज़। हम्म। और तो उस टाइम थी ही नहीं, तो फिर बीच में तो आप कह सकते हो मेरा 1 महीना, डेढ़ महीना तो उस समय खराब ही हो डर गया। नहीं लगा कि बाई चांस बिग फोर भी नहीं मिली और हम ये एक महीना भी डेफर कर रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली मुझे नहीं लगा, अच्छा, मुझे कॉन्फिडेंट थे आप कहीं ना कॉन्फिडेंट थे, कहीं? मैं फुली कॉन्फिडेंट था ओके। कि ज दिसंबर के एंड में वैकेंसीज़ आएँगी और मैं हम्म। ग्रैब कर लूँगा। ओके। तो वैसे मेरी पहले ही आ गई थी, मेरा 20th दिसंबर से तो शुरू वैकेंसीज को शुरू आपने हो गया था ट्रैक प्रोसेस। कैसे किया कि कब किस बिग फोर में वैकेंसी आनी है नहीं आनी? ज़्यादा नहीं कोई की थी इंटरनल सर, लिंक था या कैसे? इंटरनल लिंक तो नहीं था, नहीं मेरी प्योर लगी है विदाउट रेफरेंस। ओके। सो इंटरनल लिंक वगैरह कोई नहीं था, थोड़ा लिंक्डइन चेक करते थे और इधर-उधर दोस्तों से पता कर लेते, उनको बोल रखा था कि बताया वो जैसे राइट, कि क्विड कभी प्रो। वैकेंसी आएगी तो वो बता हाँ देगा। सर, क्विड प्रो क्या वो मेरे को बता देगा, मैं उसको बता दूँगा। राइट। तो इसीलिए यही बस यही था, ज़्यादा मैं ट्रैक नहीं करता था क्योंकि बिग 4 की होती है, वो तो मार्केट में अपने आप आती ही पता लग जाती है। तो इसलिए मेरे को जैसे ही आई पता लग गई थी। बस क्या है, मेरे को शुरू में ना ऑडिट में करनी थी। मेरा टैक्स और जैसे फाइनेंशियल थोड़ा स्ट्रॉन्ग सूट है, पर मुझे फिर भी ऑडिट में करनी थी क्योंकि सब ऑडिट में जा रहे होते हैं। तो लेकिन फिर भी ना मुझे याद है 20th नवंबर को एक आई थी कि डिलॉयट में डायरेक्ट टैक्सेशन में वैकेंसी है। तो मैंने उस पे ईमेल कर दी थी। अब मुझे डायरेक्ट टैक्सेशन तो नहीं मिला, लेकिन उन लोगों ने मेरे को 1 महीने बाद रीच आउट किया जब उनकी एम-एन-ए टैक्सेशन में वैकेंसी खुली। तो क्योंकि वो मैंने पहले भेज दी थी 1 महीने पहले, तो मैं उनके सिस्टम में आ गया था, इसलिए वो मेरे को रीच आउट कर पाए। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप है ना कोई अपॉर्च्युनिटी मत छोड़ना, क्योंकि देखो मैं स्टैट में जाने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने डायरेक्ट टैक्सेशन की भर दी, उस वजह से मैं यहाँ पे लैंड हुआ। तो अगर आप सिर्फ स्टैट सोच के चलोगे, तो फिर आपकी बाकी अपॉर्च्युनिटीज़ छूट सकती हैं, ठीक है? तो मैंने वो टैक्सेशन में भरी थी, उसके बाद इन्होंने मेरे को रीच आउट किया एम-एन-ए के लिए, और फिर उसके बाद मेरे 3 इंटरव्यूज़ हुए थे, तीनों टेक्निकल थे, एचआर राउंड नहीं हुआ मेरा। तो उसके बाद फिर वो तीनों क्लियर तो करते-करते सीधे फिर आपके टेक्निकल राउंड ही हुए? हाँ सर। ओके। तो किस किस से इंटरव्यू हुआ था टीम में? मेरे ख्याल डायरेक्टर, मैनेजर, अ, पार्टनर, किन से? हाँ सर, मुझे ना पोस्ट नहीं पता उनकी, क्योंकि मेरे ओके। को जाते हुए भी 2 ही दिन हुए हैं। मैं ओके। ज़्यादा मिला नहीं उन अच्छा, अभी लोगों से। आपकी स्टार्ट जस्ट अभी हो गई आर्टिकलशिप? हाँ सर, जस्ट ओके। अभी थर्सडे फ्राइडे को ही गया था मैं 2 दिन। हम्म। सो एक तो
शायद डायरेक्टर ही था, एक मैनेजर थी और थर्ड तो पार्टनर था। वो ज़्यादा देर का नहीं था, वो सर ने बताया भी था, मेरे कांस्टेंट टच में था, हर इंटरव्यू के पहले बात होती थी। तो सर ने बताया था कि पार्टनर ज़्यादा देर का नहीं होता, वो 10 ही मिनट का हुआ था मेरा फिर। पार्टनर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो तो बस मिलने आता है। अगर आप पार्टनर राउंड तक पहुंच जाते हो, हुँ। जनरली आर्टिकलशिप लेवल पर आप ये मानकर चलना आपकी आर्टिकलशिप पक्की है। अगर आप स पार्टनर राउंड तक पहुंच गए, बहुत कम होता है कि पार्टनर रिजेक्ट करे, बिकॉज पार्टनर अपनी टीममेट पर इतना तो रिलाई करते हैं कि उन्होंने अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट किया है तो ठीक ही होगा। तो पार्टनर राउंड में जनरली रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए चलो, मतलब वो इंटरव्यू इंटरव्यू में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आपको ध्यान हो। स्पेसिफिक क्वेश्चन सर उन्होंने मोस्टली स्टडी रिलेटेड ही पूछे थे, जैसे टैक्स रिलेटेड, प्रोविजंस रिलेटेड। बाकी मैं ये कहूँगा बस इंटरव्यू के टाइम ना कॉन्फिडेंट रहना, अपना ट्रू टू योरसेल्फ लेना। ठीक है, थोड़े बहुत तुम अपना आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ वगैरह, बट बाकी वो तुम्हें ही देख रहे होते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंट रहना, और कभी कुछ नहीं भी आए तो बोल देना कि एक थोड़ा ट्राई करके कि सर मेरे को नहीं आता। ज़्यादा अगर तुम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो उसको भी दिख ही रहा है कि ये तो नहीं चलेगा। क्योंकि तुम क्या है, तुम उनकी फर्म को रिप्रेजेंट करोगे कहीं भी जाओगे तो वैसा बंदा नहीं चाहेंगे कि जो ये ट्रू ना हो, मतलब है। राइट राइट राइट, इंटीग्रिटी एंड हुँ, आप एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट है, वो होना बड़ा जरूरी है। हाँ सर। एंड अभी फिर डिलॉयट आप जा रहे हो, गुड़गांव नोएडा? सर गुड़गाँव, ओके, एंड साइबर हब? साइबर हब। चलो बेटा, अभी गुड़गांव में मैं बताया हाँ, तो साइबर बिट इज वन ऑफ द एक्चुअली में मोस्ट पॉश एरिया। अगर आप कभी गए हो, जाओगे तो आपको पता चलेगा, चारों तरफ सिर्फ कॉर्पोरेट्स हैं, ऑलमोस्ट सारी बिग फोर्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। गुड़गांव का वन ऑफ द मोस्ट टॉप नॉच एरिया वो डेवलप किया हुआ है। वहां जाकर आपको लगेगा पता नहीं किस अलग ही दुनिया में आप आए हो, तो बहुत नेक्स्ट लेवल उसको डेवलप किया गया। एंड वहां पर आपकी लर्निंग नेक्स्ट लेवल होगी, लाइक टाइप के पियर्स आपको मिलेंगे। तो चलो सही हूँ। लास्टली आपकी तरफ से कुछ सजेशन इनके लिए, कोई भी गाइडेंस या कुछ भी आप बताना चाहो। थोड़ा बहुत है सर, जैसे कि पढ़ाई का तो सभी बता देते हैं। मैं क्या कहना चाहूँगा कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह होती हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता। बस आप ये सोचना कि अगर, मेरा तो ये मानना है, करेक्ट करना मुझे अगर मैं कहीं गलत हूँ तो, जैसे अभी मेरी डिलॉयट में लग चुकी है। अब अब क्या है, आपको सिर्फ़ ये इंटर क्रैक करना है। आपकी जो अगले 1 साल की मेहनत है ना, सिर्फ़ वही है। उसके बाद फिर भी थोड़ा आपको रिलैक्सेशन हो जाएगा। ये 1 साल ये आपका फ्यूचर डिफाइन करेगा, ठीक है? अगर आपकी यहाँ बढ़िया जगह लग जाती है, अच्छी जगह से आप आर्टिकलशिप कर लेते हो तो उसका आपको फाइनल में फ़ायदा मिलेगा, फाइनल की पढ़ाई में फ़ायदा मिलेगा, उसके बाद आपको आपका करियर जो होगा हेड स्टार्ट होगा, ओके? तो आप बस इस साल मेहनत कर लो, अगले बार से आपको फिर इतना, जैसे कि वो बोलते हैं, आपको इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा कि जैसे मेरी अभी डिलॉयट में लग चुकी है, तो अभी मैं जब फाइनल क्लियर करूँगा तो उसके बाद मेरी डिलॉयट डिलॉयट तो खुद ही एक्सेप्ट कर ही लेगी, मुझे डिलॉयट में करनी है, आगे कहीं जाना है। ये चीज मेरे मैंने नाम के आपको साथ बताई थी क्योंकि बेटा कि अगर आपको बिग फोर की आर्टिकलशिप मिलती है, आपकी हुँ, जॉब वहां पक्की हो गई है। मतलब संयम की जैसे ही सीए फाइनल क्लियर होगी, वो हुँ, सीधे डिलॉयट में तो जॉब पे कंटिन्यू हो जाएंगे। डे वन से उनका पे पैकेज सीधा जॉब वाला होगा। पैरेलली वो कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आर्टिकलशिप मिलने का मतलब है आपको उस बिग फोर की जॉब मिल गई है, ये मानकर चलना। दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल ईयर ऑफ योर लाइफ, ओके? तो इसको वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, टाइम की बहुत वैल्यू रखना। और चीज़ क्या है कि आप है ना पढ़ाई करते हुए, जैसे मैं बोलूँ तो काफ़ी, जैसे कभी किसी से लड़ाई हो गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, घर में लड़ाई हो गई, तो इन चीज़ों का ना साइड रखना अभी 1 साल। आप जैसे कि ओवरथिंक करते हैं बच्चे, तो फिर मेरा क्या ट्रिक चलती थी, मैं ये सोचता था कि वुड दिस थिंग मैटर एन ईयर लेटर? जैसे आज मेरी किसी से लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, तो मैं ये सोचता था हमेशा, मेरा एक ही प्रिंसिपल चलता था कि क्या ये चीज़ 1 साल बाद मैटर करेगी? इसकी वजह से अगर मेरी पढ़ाई इफ़ेक्ट हो रही है, तो वो तो मैटर करेगी। लेकिन अगर मेरी इस बंदे से लड़ाई हो रखी है, तो मैं उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ या कुछ भी हो रहा है, कुछ भी मेरी लाइफ़ में इंसिडेंट है, तो क्या ये 1 साल बाद मैटर करेगा? अगर वो इतना बड़ा नहीं है कि 1 साल बाद मैटर नहीं करेगा, तो फिर उसको छोड़ दो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। यही चीज़ें हैं बस। और जैसे कि कई बार फ़ोन चलाने लग जाते हैं, क क्लासेस देख रहे फ़ोन चलाने लग जाते हैं, तो उसके लिए भी मेरा एक ही प्रिंसिपल चलता था कि मैं ये सोचता था, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे अभी देख रहे होते, तो फिर वो क्या बोलते? तो मैं पढ़ाई के टाइम अगर अपना फ़ोन चला रहा हूँ और वो देख रहे होते, तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होते। तो ये सोच के बस फिर वापस पढ़ाई में मोटिवेशन आ जाता था और मैं पढ़ाई शुरू कर देता था। रियली रियली प्राउड, ऐसे बच्चों को इतना बड़ा होता हुआ देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हुँ, वी हुँ। फील रियली रियली ग्रेट एंड सो वेरी प्राउड ऑफ यू थैंक यू संयम। सर। नीलिंग अ रैंक एंड दैट टू एन आर्टिकलशिप, वो भी बिग फोर के एमएनएट में। रियली सो वेरी प्राउड ऑफ यू। चलो बच्चों, भाई ज्यादा समय तो हमारे पास नहीं है। आप सबके कुछ डाउट्स है तो फटाफट से पूछ लो। एनी डाउट, कुछ भी आप पूछना चाहोगे, दिस इज द चांस रिगार्डिंग द स्टडीज, आर्टिकलशिप, एनीथिंग। पूछो, अभी कहा मैंने, कुछ भी, वो हाँ, अभी तो मौका है आपके पास। अपॉर्च्युनिटी नहीं मिस करनी, अभी सिखाया। हम्म। हाँ जी बेटा। शेड्यूल, 2 महीने का जो 2 महीने का रिवीजन शेड्यूल था, वो ये पूछ रहे हैं। देखो 2 महीने का जो शेड्यूल था ना, मैं मोस्टली वैसे दिन में पढ़ाई करता था। तो जैसे मैंने बताया, घर भी बन गया था, तो घर में काफ़ी जगह हो गई थी, नया घर बना था तो। तो मैं ना अपने रूम में बैठ के पढ़ाई करता था, उसमें भी काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होती रहती थी, रात को बेटर पढ़ाई होती थी। ठीक है? तो मैं मोस्टली ना रात को ही पढ़ता था फिर। और एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो क्या था, मैं रात को 3 साढ़े 3 बजे सोता था और सुबह 9 बजे उठता था। और क्योंकि क्या है, रात को ही पढ़ाई होती थी बेटर। आप बेशक रूम में अकेले ही बैठे हो ना, तो बाहर मम्मी है, बहन है, जैसे मैं वाटर बॉटल फिल करने गया अपनी, आधा घंटा लग जाता था। तो क्या है, घर में कोई रहता है ना,
तो टाइम आपका ध्यान उधर जाता रहता है। तो मैं तो मोस्टली रात को ही पढ़ता था इसलिए, क्योंकि फिर रात को सब सो जाते थे और मैं शांति से पढ़ता था। रफली उन 2 मंथ्स के अंदर कितना स्टडी आउटपुट निकला होगा इन टर्म्स ऑफ आवर्स? सर ये तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट आप कह सकते हैं रोज़ का 7-8 घंटे तो निकल गया होगा आराम से। बस 7-8 घंटे में मैनेज हो गया था? एग्ज़ाम्स के टाइम पे सर मैं 3 बजे सोता था, 8 बजे उठता था। और पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई करते थे? हाँ, मोस्टली। तो वो तो चलो काफी ज्यादा आउटपुट आपका हो गया, मेरे ख्याल 17-18 घंटे की भी आपने पढ़ाई पुल करी है मतलब। हाँ, हाँ, लास्ट के 15 दिन तो क्या था, जैसे मैं 3 बजे सोता था, मेरे घर में किसी को पता नहीं था मैं 3 साढ़े 3 बजे सोता हूँ। जब लास्ट एग्ज़ाम था ना, लास्ट डे में पढ़ रहा था, उस दिन पापा ने देख लिया कि ये 3 बजे तक पढ़ता है और सुबह 8 बजे उठता है। उसके बाद फिर सारे घरवालों को पता लगा और मम्मी आज तक कहती है कि मेरा बेटा साढ़े 3 बजे तक पढ़ता था। वरना उनको कभी पता ही नहीं लगा कि मैं कितना लेट तक पढ़ता हूँ। हाँ जी, एनीवन एल्स कुछ और? हाँ जी। हाँ, मैं ऐसे करता था। जैसे पहले मैं ना ट्राई कर रहा था कि मैं 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलूँ। पहले मैंने अकाउंट्स और लॉ उठाई थी, तो सुबह ल अकाउंट्स कर ली, शाम को लॉ कर ली, सुबह अकाउंट्स कर ली, शाम को लॉ कर ली। पर ऐसे ना मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, पता नहीं क्यों, या तो मैं मैनेज नहीं कर पाया इन दोनों को, क्या है। बट जब मैंने फिर एक ही सब्जेक्ट उठा के करना शुरू करा, तब मेरा जल्दी हुआ था। तो अच्छा, मेरे लिए आपने तो एक सब्जेक्ट एट अ टाइम रिवाइज किया फिर? हाँ, तो ओके। फिर मेरे लिए यही वर्क हुआ था कि मैं एक सब्जेक्ट क उठाता, उसको कंप्लीट करता, जैसे मैंने क्रोनोलॉजी वगैरह बताई, उसी हिसाब से करता अपना, और जब वो कंप्लीट हो जाए फिर अगला उठाओ, फिर जो वो कंप्लीट हो जाए तो अगला उठाओ, ऐसे। हाँ जी, और कोई सवाल? मेरे को तो लगा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आज, या सारे एड्रेस हो गए? कुछ भी रह गया हो? 10, अभी हमारे पास 2 मिनट हो रहे हैं, फिर तो वील हैव टू बी डू। हाँ जी, सॉरी। ऐसे ना देखो, मैं कोई ज़्यादा ना सोच के नहीं करता था काम, मैं बस करता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, पर ना बस मैंने उठाया और करना शुरू किया। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक डेज एलोकेटेड नहीं थे आपको, ये था सारा हाँ, कवरेज करना है, बिल्कुल। जितने भी टाइम में हो जाए, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई करी तो टारगेट मीट होते गए? हाँ ओके। सर, जैसे मैंने स्टडी प्लान मैंने बनाया भी था मैंने, बट वो मेरे से ना बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाया, मैं उसके बिल्कुल ऑफ ट्रैक था। शुरू जैसे मैंने 2 सब्जेक्ट से किया था, बाद में 1 पे शिफ्ट हो गया, तो वो बिल्कुल मेरा ऑफ ट्रैक था, मेरे से बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ वो। तो मैं अपने हिसाब से ही करता था कि हो रहा है जैसे करते रहो, बस टाइम मत वेस्ट करो, ये ओके, था। चलो मतलब ये क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में होना चाहिए, तो बस पढ़ाई करते रहो बिना टाइम वेस्ट किए सिंसियरिटी हाँ। से, तो टारगेट्स अपने आप मीट चलो हो जाएंगे, ये अप्रोच कहीं ना करिए। और कोई सवाल? हाँ जी। अकाउंट्स का सिलेबस कैसे रैपअप किया ग्रुप 2 के साथ साथ? ओके। हुँ, सो तो उनकी भी अकाउंट्स की क्लासेस डीलेड है, तो आपने कैसे अकाउंट्स को टैकल किया? नहीं, बस ऐसे ही था, बस क्लासेस ले लेते थे और उसके अच्छा हाँ, क्लासेस के साथ जैसे मैंने बताया रिवीजन ज़रूर करनी है। तो मेरा इसमें नुकसान क्या हुआ कि जैसे मैं ग्रुप 2 के साथ अकाउंट्स की क्लासेस ले रहा था, तो अकाउंट्स मेरा ग्रुप 2 की रिवीजन खा गई। तो इसलिए मेरा ग्रुप 2 है ना थोड़ा कम रिवाइज़ हो पाया था। लकीली वो मेरे अटेम्प्ट में थोड़ा ईज़ी आया था, इसलिए कवर हो गया। पर आप उसको ऐसे मत करना, आप रिवाइज़ करना साथ में। तो अकाउंट्स में मेरे को डिसएडवांटेज हो गई थी कि वो फिर रिवीजन नहीं हो पाई। इसलिए मुझे इसको क्योंकि ज़बरदस्ती ग्रुप मैनेज 2 के करना साथ पड़ा। आपके मतलब डेली की 4 सब्जेक्ट्स चल रहे थे ना, एक हाँ, अकाउंट्स हो गया, ग्रुप 2 के 3 पेपर। हाँ, 4 तो एसएम वैसे काफ़ी अच्छा नहीं है, एफएमएस में किया, नहीं कुछ। ग्रुप 2 आपका कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ रिवीजन हुआ आप कह रहे हो? हाँ, चलो, पर पेपर आसान आ गया था, ठीक है। पेपर आसान आ गया था, ग्रुप 1 आपकी काफ़ी हेवी किस्मत आया अच्छी था। रहेगी, मान कर तो ये रहने नहीं रहेगी, आ जाए तो बढ़िया है। हाँ, यही मानना है आपको सबसे बेकार किस्मत रहेगी इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ पेपर। पेपर किसी भी पेपर में कुछ कहीं भी ब्लैंक हुए हो, कभी लगा कि कुछ आता ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ अच्छा कभी? मैं? हाँ। ओके, तो मुझे लगा उनसे बात नहीं नहीं, आपसे। है। लॉ के पेपर में हुआ था इनफैक्ट। ओके। क्या हुआ कि मुझे ना क्वेश्चन समझ में नहीं आए, हर क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं। सो मुझे ना हर एक में ऐसा हो रहा है कि पहला पार्ट आ रहा है, दूसरा पार्ट नहीं आ रहा, पहला पार्ट आ रहा है, दूसरा पार्ट नहीं आ रहा। तो फिर अब मैंने सोचा डिसाइड कैसे करूँ कि ये एक्चुअली बता रहा हूँ मैं, कि डिसाइड कैसे करूँ कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो मैंने सोचा फर्स्ट तो करना ही है, वो मैंने कर दिया, सबसे पहले एमसीक्यूज़ भी कर दिए, फिर उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन भी कर दिया। अब बाकी जो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैं सोच रहा कैसे डिसाइड करूँ? फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कोई भी डिसाइड कर लूँगा, उसके बाद फिर बाकी 3 में से 2 चूज़ करो, फिर 1 कर लूँगा, फिर बाकी चूज़ करो। तो मैंने क्या किया, 2 मिनट मैंने अपनी आंसर शीट साइड रखी और मैंने पेपर में ना जैसे कि मुझे एक आता था, एक नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि जो दूसरा नहीं आता, वो मैं कितना बेटर अटेम्प्ट कर सकता हूँ हर एक में। तो यानी कि मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया, बाकी 5 क्वेश्चन्स में से कि मुझे 4 कौन से बेस्ट आ रहे हैं। मैंने उनको रैंक्स दी पेपर में बैठ के 2 मिनट के अंदर-अंदर कि कौन-सा मेरे को जैसे क्वेश्चन बेस्ट आ रहा है, तो मैंने जैसे 1, 2, 3, 4, 5 रैंक अलॉट की, 5th छोड़ दिया और बाकी चारों अटेम्प्ट किए। पेपर पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया था? हाँ सर, एमसीक्यू पहले किए थे, सब्जेक्टिव पहले? एमसीक्यू पहले किए थे, सिर्फ़ लगभग कितनी देर में हो गए थे एमसीक्यू, ध्यान होता आपको? आधे घंटे में हो गए होंगे सर, मुझे ओके, एग्ज़ैक्टली ध्यान नहीं रफली। है। एंड उसके बाद पेपर, मतलब पेपर टाइम मैनेजमेंट के सेंस में तो दिक्कत नहीं दिया, पेपर पूरा हो गया था नहीं सर, कंफर्टेबली? आपने बिल्कुल वो प्लान बना के दिया हुआ था, वही फ़ॉलो किया था और ओके। एक्चुअली में सिर्फ़ लॉ का ही हुआ था 100% अटेम्प्ट। आप बाकी हमेशा सब्जेक्ट पूरे 100 नंबर के नहीं हुए? नहीं, नहीं, आप कह सकते हो ओके। मैंने 90% टोटल में 60 में से 540 550 का ही अटेम्प्ट हुआ था।
ओके 600 में से। एंड लॉ का जो 100 का अटेम्प्ट किया तो उसमें कॉन्फिडेंट लगभग कितने पेपर के लिए थे आप कि इतना सही होगा? इतना ही था सर जितना मार्क्स आया, 68 आए मेरे, तो ये इतने एस्टिमेट के किया अराउंड था था। आपने रफली? हाँ, चलो मैंने पेपर नहीं चेक किए थे, बस मेरा मन से ही था कि इतने के अराउंड मतलब ही ये बनेंगे मेरे। 65-70 के आसपास आपका हाँ, स्कोर हाँ। रहेगा, ये चीज़ का आइडिया था। हाँ जी, बिल्कुल। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही हूँ। एनीथिंग एल्स गाइस? मॉक टेस्ट पेपर कितने सॉल्व मॉक किए थे? टेस्ट पेपर एक-एक कह ऑनेस्ट सकते हो आंसर। आप, बाकी जो सर की बुक में क्वेश्चंस थे वही किए थे। ज़्यादा मैंने नहीं किया, आप कह सकते हो एक-एक ही किया था मैंने। एक एक-एक एक मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट पेपर पेपर। था। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ ये आया हाँ। सवाल सर, ये इंटरव्यू जो हुआ था नहीं, बिग वो फोर में, हिंदी इंग्लिश मिक्स था, सिर्फ इंग्लिश था, क्या था ये बताओ मेरे को। देखो वैसे ना ये सिर्फ इंटरव्यू तक की चीज़ है। अभी मैं 2 दिन गया तो कल तो बल्कि सबने इनफॉर्मल कपड़े ही पहने हुए थे, मैं ही फॉर्मल पहन के गया था। मतलब कॉर्पोरेट्स में फ्राइडे होता है, फ्राइडे आप अपना कैजुअल्स में जा सकते हो, मंडे टू थर्सडे तो आपके फॉर्मल चलते हैं, एंड फ्राइडे आप स्मार्ट कैजुअल्स में जा सकते हो, तो कल फ्राइडे था तो यस, तो बीच नॉर्मली तो हिंदी बोलता है वो भी। हाँ जी प्लीज हाँ, कंटिन्यू। हिंदी बोलते हैं वो, बीच-बीच में थोड़ा इंग्लिश चल जाती है, तो वो बस क्या है इंटरव्यू में थोड़ा इंप्रेशन जमाने के लिए है। वो तो इंग्लिश ही बोलेंगे, वो तो हिंदी नहीं बोलते भाई, बिग 4 की ब्रांड इमेज है उनकी तो। बाकी उनको भी कंफर्टेबल हिंदी में लगता होगा आई एम श्योर। तो सो मैं इंग्लिश में ही बोलता था, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। आप बीच-बीच में अगर थोड़ा बहुत बोलो ना, तो दिक्कत नहीं है कोई। बस ऐसे मत करना मतलब जो बोलते रहते हैं मतलब, वो मत हाँ तो करना। जस्ट बी फ्लुएंट विद योर वर्ड्स, आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करके भी करोगे चलेगा, बट इंग्लिश पे एक डिसेंट कमांड तो होनी चाहिए। हुँ, उसको पता रहना चाहिए कि आप सोच के बोल रहे हो, ऐसे ही कुछ भी जो मन में आ रहा है वो नहीं बोल रहे। साथ के साथ जैसे आप सोच रहे हो मतलब करते हैं ना हम, तो ये होता है कि हमें पता ही नहीं है आगे क्या बोलना है, तो हम टाइम ले रहे कम्युनिकेशन हैं। विद स्कूलिंग पॉलिश हो गई थी या उसके लिए भी कुछ अलग से किया था इंटरव्यू से पहले? नहीं सर, कुछ भी नहीं। नेचुरली जो आ रहा था। हाँ, हाँ, ओके नेटफ्लिक्स से हो गया। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? हाँ जी, सबसे ज्यादा कौन सा पेपर छूटा आपका? ओके अगर ध्यान हो तो। अकाउंट्स छूटा था मेरा। अकाउंट्स लगभग कितने अकाउंट्स मार्क्स का का अटेम्प्ट हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन सर पूरा छूट गया था। 14 पूरा छूट गया मार्क्स। था, लगभग हाँ, 15 से 20 नंबर का रहा होगा वो? नहीं 14 14 मार्क्स। मार्क्स का पूरा क्वेश्चन छूट गया था? पूरा छूट गया था। अरे भाई साहब। क्योंकि मैंने गलती क्या की थी, मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे चूज़ कर लिए थे जिनमें पूरे फाइनेंशियल्स बनाने थे। तो फिर उसमें क्या है ना, पूरी बैलेंस शीट बनाओ, पूरा पीएनएल बनाओ और उसके बाद नोट्स उसके दुनिया भर के अलग होते हैं। शेड्यूल 3 का क्योंकि पूरा फॉर्मेट बनाना था ना, 11वीं-12वीं वाले तो चल जाते हैं, शेड्यूल 3 का बहुत बड़ा होता है। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे चूज़ कर लिए गलती से। चलो मतलब अगर वहां टाइम मैनेजमेंट बेटर होता तो ये रैंक सिंगल डिजिट में भी कन्वर्ट हो जाती। आता था वो आंसर, मतलब क्वेश्चन आता था, आता वो पेपर रहेगा। अरे बहुत ईज़ी था सर। चलो कोई नहीं, फाइनल स्कोर बेटर वे में प्लान करेंगे। हुँ? और कुछ अच्छा कितने आए अकाउंट्स अकाउंट्स में कितने में? थे याद है? मुझे ध्यान नहीं है, मैं चेक करूँ। 64 के आसपास थे शायद। ओके 64 के आसपास। 64 मेरे ख्याल 65 आपने कंसिस्टेंटली सारे सब्जेक्ट्स में ही यही 65-70 के हाँ आसपास सर, स्कोर किया। बस मेरा टैक्स में 74 है ओके और कॉस्ट में 73 है, बाकी सब में 60 की लाइन में। ओके तो कंसिस्टेंटली सब में। 61 61 ऑडिटिंग में 61। एग्जामिशन सब में आ गई। हाँ, एग्ज़ाम्पशन सब में आ गए। चलो बढ़िया है, तो ये भी चीज़ सही है, सब में कंसिस्टेंटली अच्छे से परफॉर्म हुआ। और कोई लास्ट डाउट? एनीथिंग एल्स? वरना विल कॉट इट अ डे। आज और कोई क्वेश्चन? चलेगा, बाकी सही है यहीं पे। अगर किसी को वैसे वन ऑन वन बेसिस पर कुछ पूछना है तो प्लीज सही हमसे आप पूछ सकते हैं। बाकी आप सबसे मिलते हैं मंडे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू Okay, सो मच फॉर योर nice. टाइम एंड विशिंग ऑल द सक्सेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स। Thank you so much.